वहां कुछ गिरा है। बाईं ओर के कमरे से हेड क्लर्क की आवाज आई। ग्रेगर ने कल्पना करने की कोशिश की कि आज उसके साथ जो कुछ हुआ क्या कभी हेड क्लर्क के साथ भी हो सकता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह संभव है, लेकिन मानो इस प्रश्न का कर्कश उत्तर देते हुए अपने अत्यधिक पॉलिश किए हुए जूतों में हेड क्लर्क के दृढ़ कदमों की आवाज अब बगल के कमरे में सुनी जा सकती थी। उसके दाहिनी ओर के कमरे से ग्रेगर की बहन उसे बताने के लिए फुसफुसाई। ग्रेगर, हेड क्लर्क यहाँ आए हैं। हाँ, मुझे पता है, ग्रेगर ने खुद से ही कहा, लेकिन तेज बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। ग्रेगर, अब उसके पिता ने बाईं ओर के कमरे से कहा। हेड क्लर्क आए हैं और जानना चाहते हैं कि तुम सुबह की ट्रेन से जल्दी क्यों नहीं निकले। हमें नहीं पता कि उनसे क्या कहें, और वह तुमसे एकांत में बात करना चाहते हैं। तो प्लीज यह दरवाजा खोल दो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे कमरे की गंदगी को नजरअंदाज कर देंगे। तभी हेड क्लर्क ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सैमसा। ग्रेगर की मां ने हेड क्लर्क से कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उसके पिता दरवाजे के बाहर से ही उसे बोलते रहे, वह ठीक नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करें, नहीं तो ग्रेगर की ट्रेन क्यों छूटती। वह हमेशा बिजनेस को कैसे बढ़ाएं इसके बारे में ही सोचता रहता है, जिस वजह से वह मुझे लगभग रोज गुस्सा दिला देता है। वैसे तो काम के सिलसिले में वह शहर से बाहर ही रहता है, लेकिन एक सप्ताह से शहर में होने के बावजूद वह कभी भी शाम को बाहर नहीं निकला। हमेशा हर शाम घर पर ही रहता है। कभी कभी हमारे साथ रसोई में बैठता तो है, लेकिन अखबार या सिर्फ ट्रेन का टाइम टेबल पढ़ने, अपने लकड़ी काटने की आरी के साथ काम करना उसे आराम जैसा लगता है। उदाहरण के लिए उसने एक छोटा सा फ्रेम बनाया है जिसमें उसे सिर्फ 2 या 3 शामें लगी होंगी। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वह कितना अच्छा है। वह उसके कमरे में लटका हुआ है, जैसे ही ग्रेगर दरवाजा खोलेगा आप देख लेना। वैसे तो मुझे बेहद खुशी हो रही कि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि हम अकेले ग्रेगर से दरवाजा खुलवा नहीं पा रहे थे। वह बहुत जिद्दी भी है। मुझे लगता है वह ठीक नहीं है। उसने आज सुबह कहा तो था कि वह ठीक है, लेकिन वह ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगा, ग्रेगर ने धीरे धीरे सोच समझकर लेकिन बिना हिले कहा, ताकि वह बातचीत का एक भी शब्द सुनने से न चूक जाए। ठीक है मिसेस सैमसा, मेरे पास इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं है, हेड क्लर्क ने कहा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि हम बिजनेस के क्षेत्र के लोग थोड़े बहुत बीमार हो भी जाते हैं तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, आप जो भी समझना चाहें, हमें बस बिजनेस की चिंता के कारण उसे खुद ही ठीक ठाक करना पड़ता है। उसके पिता ने फिर से दरवाजा खटखटाते हुए बेचैनी से पूछा, क्या हेड क्लर्क अब तुमसे मिलने अंदर आ सकते हैं। ग्रेगर ने कहा, नहीं। उसके दाईं तरफ के कमरे में सन्नाटा फैल गया और उसके बाईं ओर के कमरे में उसकी बहन रोने लगी। ग्रेगर की बहन दूसरों के साथ क्यों नहीं थी। वह शायद अभी अभी उठी थी और उसने तैयार होना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन वह रो क्यों रही थी। क्या इसलिए क्योंकि वह उठकर नहीं जा पाया था, या इसलिए कि उसने हेड क्लर्क को अंदर नहीं आने दिया था, या उसे ग्रेगर की नौकरी जाने का खतरा था। यदि ऐसा हुआ तो उसका मालिक एक बार फिर पहले जैसे ही मांगों के साथ उसके माता पिता को परेशान करेगा। अभी इस तरह की चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रेगर अभी भी वहीं था और उसका अपने परिवार को छोड़ने का जरा भी इरादा नहीं था। कुछ समय के लिए वह वहीं कालीन पर लेटा रहा, और जो यह भी नहीं जानता था कि वह किस हालात में था, तो वह यही उम्मीद करेगा कि वह हेड क्लर्क को अंदर आने दे। किंतु यह सिर्फ एक मामूली सी बदतमीजी थी, जिसके लिए बाद में एक सही बहाना आराम से ढूंढा जा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके लिए ग्रेगर को मौके पर ही बर्खास्त किया जा सके। ग्रेगर को अब हेड क्लर्क से बातें करके और रोने धोने से उन्हें परेशान करने के बजाय शांति से घर तक बाहर छोड़ना अधिक समझदारी भरा लगा। लेकिन दूसरों को नहीं पता था कि जो चल रहा है इसकी वजह से उनका व्यवहार माफी के लायक होगा। मतलब उनकी चिंता और स्थिति की समझ की कमी के कारण उनके व्यवहार को उचित भी ठहराया जा सकता है। अब हेड क्लर्क अपनी आवाज को ऊंची करते हुए बोले,
मिस्टर सैमसा, क्या हुआ? क्या आपने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और हमें हाँ या ना से ज्यादा कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं? क्यों व्यर्थ में आप अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रहे हैं? आप फेल हैं। आप अपनी बिजनेस ड्यूटी करने में भी इतने फेल रहते हैं जितना कभी किसी ने कभी नहीं सुना। मैं यहाँ आपके माता पिता और आपके एम्प्लॉयर की ओर से बोल रहा हूँ। अब आप मुझे साफ तौर पर स्पष्टीकरण देते हुए बताइए। मैं हैरान हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने सोचा था कि मैं और हेड क्लर्क एक शांत और समझदार इंसान है, लेकिन आप तो अचानक अजीबोगरीब बात करने लगे हैं। आज सुबह आपके मालिक ने आपके ना आने का एक संभावित कारण बताया। उन्होंने इसका संबंध उस पैसे से जोड़ा है जो हाल ही में उन्होंने आपको सौंपा था। लेकिन मैंने कहा यह सही कारण नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब मैं आपकी नासमझी भरी जिद देख रहा हूं, तो मुझे आपका पक्ष लेकर मामले में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। ना ही आपकी नौकरी सुरक्षित है। मैं वैसे तो यह सब आपसे निजी तौर पर कहना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने बिना किसी कारण के यहाँ मेरा वक्त बर्बाद किया है, तो मुझे आपके माता पिता को भी इस बारे में न बताने का कोई कारण समझ नहीं आता। आपका टर्नओवर पिछले कुछ समय से बहुत असंतोषजनक रहा है। चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि यह बिजनेस करने के लिए साल का बहुत अच्छा समय नहीं है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरे साल में ऐसा कोई भी समय नहीं जब बिजनेस किया जा सके। मिस्टर सैमसा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन सर, ग्रेगर ने पुकारा। वह भावुकता और बेचैनी में बाकी सब भूल गया। मैं दरवाजा अभी खोल दूंगा, बस एक पल के लिए रुकें। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। चक्कर आ रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी बिस्तर पे हूँ। हालांकि मुझे अब फिर से पहले जैसा अच्छा लग रहा है। मैं अभी बिस्तर से उठ रहा हूँ, बस एक पल धीरज रखें। ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हैरानी वाली बात है कि अचानक किसी इंसान को क्या हो सकता है। मैं कल रात तक बिल्कुल ठीक था। मेरे माता पिता शायद इसके बारे में मुझसे भी बेहतर जानते होंगे। मुझ में कल रात से पहले ही इसका एक छोटा सा लक्षण दिखाई दे रहा था। उन्होंने इस पे गौर किया होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऑफिस में क्यों नहीं बताया। लेकिन यह भी सच है कि आप हमेशा सोचते हैं कि घर पर रहे बिना किसी भी बीमारी से छुटकारा पा जा सकता है। प्लीज मेरे माता पिता को परेशान न करें। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज के बारे में मुझसे किसी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। हो सकता है कि मैंने जो नए कॉन्ट्रैक्ट भेजे थे वे आपने नहीं पढ़े हों। मैं 8 बजे की ट्रेन से निकल जाऊंगा। कुछ घंटों के आराम ने मुझे ताकत दी है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है सर। मैं आपके पीछे पीछे तुरंत ऑफिस आ जाऊंगा, और प्लीज बॉस को यह बात बता दीजिए और उनसे मेरी सिफारिश कीजिए। ग्रेगर बिना यह जाने कि वह क्या कह रहा है, यह बात कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा वह आसानी से कर पाया, शायद बिस्तर पर पहले ही हो चुके अभ्यास के कारण। अब वह खुद को सीधा कर पाने की कोशिश कर रहा था। वह सचमुच दरवाजा खोलना चाहता था। असल में वह यही चाहता था कि सब उसे देख सकें और वह हेड क्लर्क से बात कर सके, क्योंकि सभी लोग बहुत आग्रह कर रहे थे। और वह यह जानने को उत्सुक था कि जब उसकी नजर उसके शरीर पर पड़ेगी तो वे क्या कहेंगे। यदि वे चौंक गए तो यह ग्रेगर की जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि अगर सब लोग इस बात को शांति से लेते भी तो उसके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं होता, और फिर वह जल्दबाजी करके वास्तव में 8 बजे तक स्टेशन पर हो सकता था। पहले कई बार उसने चिकनी दराजों को पकड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार फिर से नीचे फिसलकर गिर जाता। अब आखिरकार उसने खुद को आखिरी बार सीधा किया और फिर वहीं खड़ा हो गया। उसके शरीर के निचले हिस्से में गंभीर दर्द हो रहा था, लेकिन अब उसने दर्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसने खुद को पास पड़ी कुर्सी पर पीछे बैठा दिया और अपने छोटे पैरों से कुर्सी के किनारों को कसकर पकड़ लिया। अब तक वह भी शांत हो गया था और चुप हो गया था, ताकि वह सुन सके कि हेड क्लर्क क्या कह रहा है। क्या आप लोगों को उसने जो कहा उस सब का एक शब्द भी समझ में आया? हेड क्लर्क ने उसके माता पिता से पूछा। पक्का वह हमें मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है? उसकी माँ, जो पहले से ही रो रही थी, ने कहा। हे ईश्वर!
वह गंभीर बीमार हो सकता है और हम उसे परेशान कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह कहते कहते वह फिर से रो पड़ी। दूसरी तरफ से उसकी बहन ने आवाज दी, माँ। वे दोनों ग्रेगर के कमरे के पार आपस में साथ बातचीत करने लगे। तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। ग्रेगर बीमार है। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। क्या सबने अभी अभी ग्रेगर के बोलने का तरीका सुना? उसकी माँ की चीख पुकार के विपरीत हेड क्लर्क ने शांति से कहा, वह एक जानवर की आवाज थी। उसके पिता ने ताली बजाते हुए रसोई की ओर आवाज दी, एना, एना, अभी किसी ताला बनाने वाले को बुलाओ। दोनों लड़कियां भागते हुए तुरंत हॉल में आ गईं और फ्लैट के मुख्य दरवाजे को तेजी से खोलते हुए बाहर भाग गईं। ग्रेगर ने सोचा, उसकी बहन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। दरवाजा फिर से बंद होने की कोई आवाज नहीं आई। सबने इसे खुला छोड़ दिया होगा, क्योंकि जहां कोई भयानक घटना घटी हो, उन घरों में लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। इसके विपरीत ग्रेगर बहुत शांत हो गया था, इसलिए वे सब अब उसके शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ग्रेगर को अपनी आवाज अब काफी स्पष्ट लग रही थी, पहले के मुकाबले काफी स्पष्ट। शायद उसके कान अब उस आवाज के आदी हो गए थे। हालांकि बाकी सबको एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और वे सब ग्रेगर की मदद करने के लिए तैयार थे। उसकी स्थिति पर सबकी पहली प्रतिक्रिया आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से भरी थी और इससे ग्रेगर को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि वह लोगों के बीच में वापस आ गया है। डॉक्टर और ताला बनाने वाले से उसे कुछ अच्छा होने और बड़ी उपलब्धि की उम्मीद हुई थी, पर वास्तव में वह उन दोनों में अंतर भी नहीं कर पाया था। आगे जो कुछ भी कहना है वह बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी आवाज को यथासंभव स्पष्ट करने के लिए वह थोड़ा खांसा। लेकिन उसे ध्यान रहा कि वह बहुत जोर से न खांसे, क्योंकि किसी के खांसने के तरीके से भी अलग लग सकता है। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि वह खुद इसका निर्णय कर सकता है। इस बीच बगल वाले कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया था। शायद उसके माता पिता मेज के इर्द गिर्द बैठे हेड क्लर्क के साथ कानाफूसी कर रहे थे, या शायद वे सभी दरवाजे के सामने खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। ग्रेगर धीरे धीरे कुर्सी को खिसकाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने कुर्सी छोड़ दी और खुद को दरवाजे की ओर धकेल दिया। अपने पैरों पर लगे चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग करके वह खुद को दरवाजे से सटाकर सीधा खड़ा हो गया। उसने थकान से उबरने के लिए वहीं खड़े खड़े थोड़ी देर आराम किया और फिर अपने मुंह से ताले में लगी चाबी घुमाने के काम में लग गया। ऐसा लग रहा था कि दुर्भाग्य से उसके पास दांत नहीं थे, फिर वह चाबी कैसे पकड़ सकता था। लेकिन दांतों की कमी को मजबूत जबड़े ने पूरी कर दी और जबड़े का उपयोग करके वह चाबी घुमाना शुरू करने में भी कामयाब रहा था। लेकिन वह इस सच को नजरअंदाज करता जा रहा था कि ऐसा करके वह खुद को कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा, क्योंकि उसके मुंह से भूरे रंग का तरल पदार्थ निकला जो चाबी के ऊपर से बह गया और फर्श पर टपक गया। सुनो, पास वाले कमरे में हेड क्लर्क ने कहा, वह चाबी घुमा रहा है। ग्रेगर को इससे बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं उभरी, जैसे वे सभी पूरे जोश से उसकी कोशिशों में साथ दे रहे हों और कह रहे हों, शाबाश ग्रेगर, करते रहो, ताले को पकड़ो। और इसी विचार में उसने अपनी पूरी ताकत से चाबी को काटा, बिना दर्द पर कोई ध्यान दिए जो वह खुद को पहुंचा रहा था। जैसे ही चाबी घूमी, उसने ताले को उसके साथ ही घुमाया, बस अपने मुंह से खुद को सीधा रखा और चाबी पर लटक गया। जैसे ही ताला टूटा और उसकी सांस वापस आई, उसने खुद से कहा, तो मुझे आखिरकार ताला बनाने वाले की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसने दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए उसके हैंडल पर अपना सिर मारा। क्योंकि उसे दरवाजा इस तरह से खोलना पड़ा था, इसलिए इससे पहले कि वह देख सकता, यह अपने आप ही काफी खुल गया था। अब उसे धीरे धीरे खुद को डबल दरवाजों में से एक से बाहर निकालना था, और अगर वह कमरे में जाने से पहले अपनी पीठ के बल गिरना नहीं चाहता था, तो उसे यह बहुत सावधानी से करना था। वह अभी भी इस मुश्किल गतिविधि में व्यस्त था और दूसरी चीजों पर ध्यान देने में असमर्थ था।
तभी हेड क्लर्क को जोर से ओह कहते हुए सुना। अब ग्रेगर ने भी उसे देखा क्योंकि हेड क्लर्क दरवाजे के बिल्कुल पास था। हेड क्लर्क का हाथ उसके खुले मुंह को दबाए हुए था और वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संचालित कर रही हो। हेड क्लर्क के घर में मौजूदगी के बावजूद ग्रेगर की मां के बाल बिस्तर से उठने के बाद से अभी तक बिखरे हुए थे। अब मां ने पहले उसके पिता की ओर देखा और फिर अपनी बाहें फैलाकर 2 कदम ग्रेगर की ओर बढ़ी और फर्श पर गिर गई। उसके पिता कुछ नाराजगी के भाव में दिखे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जैसे कि ग्रेगर को उसके कमरे में वापस भेजना चाह रहे हों। फिर उन्होंने लिविंग रूम में चारों ओर सरसरी नजर से देखा और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढककर इतना जोर से रोए कि उनकी सारी शक्ति जाती रही।